गुड मॉर्निंग। प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहे थे हम। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आंसर। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। ठीक है। सेक्शन 10 और 11 जो है वो गुड्स के लिए, 12 और 13 जो है वो सर्विसेज के लिए। ठीक है। 11 और 13 कोर्स में नहीं है, अपने अपने कोर्स में सिर्फ 10 और 12 है। ठीक है। तो सेक्शन 10 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा बाकी ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये क्या हो जाता है सेक्शन 10 में। कौन से एक्ट का है सेक्शन 10? आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है। तो उसमें 5 क्लॉजेस थे। पहला क्लॉज था वे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, जहां सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट तो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? The location at which the delivery terminates for the movement terminates for delivery to the recipient. The location at which the movement terminates for delivery to the recipient. ठीक है। जहां पे रेसिपिएंट को डिलीवरी दी वो पॉइंट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सेकंड सेकंड था हमारा जहां पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लेस वेयर लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जहां पे गुड्स सिचुएटेड है, मतलब जब आप सेल कर रहे हो उस समय गुड्स जहां सिचुएटेड है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या इन दोनों ही केसेस में फर्क पड़ेगा क्या कि जो पर्सन है जो खरीद रहा है गुड्स वो कहाँ रजिस्टर्ड है, इससे फर्क पड़ेगा क्या? जो पर्सन खरीद रहा है गुड्स रेसिपिएंट वो कहाँ रजिस्टर्ड है, इससे फर्क पड़ेगा क्या इन दोनों केसेस में? पहला केस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जहां डिलीवरी दे रहे हैं, और दूसरा जहां पे मूवमेंट नहीं है तो वहां पे जहां गुड्स सिचुएटेड है वो लोकेशन हो जाएगी। अगर रेसिपिएंट सपोज केरला में रजिस्टर्ड है और मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, केरला की मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो रेसिपिएंट कहाँ रजिस्टर्ड है उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है। सर्विसेज में क्योंकि उससे मतलब रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि रेसिपिएंट किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो हमको उससे मतलब नहीं है। फिर बिल टू शिप टू मॉडल की बात की थी हमने कि द ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर गुड्स को कहीं और भिजवा रहा हूं मैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन या बिल टू पार्टी की लोकेशन होगी, जिसको बिल किया उसकी लोकेशन हो जाएगी। और एग्जाम में जब अपन लिखेंगे तो लिखेंगे लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है। क्लियर है। फिर असेंबलिंग या इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है गुड्स का, तो उसमें प्लेस सप्लाई क्या होगी? क्या होगी भव्य? जहां इंस्टॉलेशन होगा साइट पे वो साइट हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस दिया जाएगा, ठीक है, व्हीकल में, ट्रेन में, हवा में, एयरक्राफ्ट में, शिप में, बस में, तो उसके लिए क्या होगी जी प्लेस ऑफ सप्लाई? गुड्स की पर्सन, लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है। गुड्स वेयर लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन। ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम सर्विस वाले में आएंगे। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ ये 4-5 चीजें याद रख लोगे तो उसका कोई भी क्वेश्चन गुड्स वाला बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा हमको पहले लॉ को रिकलेक्ट करना है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हो सकती है क्वेश्चन में, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लॉ में जो चीज मांगी गई है सिर्फ वो पॉइंट पे फोकस करके वो लोकेशन निकाल के लिखना है कि दिस लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड? ठीक है। तो गुड्स आर रिमूव्ड तो यहाँ पे वही लिख देंगे हम कि लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द
recipient. ठीक है. What will be the place of supply if goods are delivered by the supplier to another person on direction of third person? तो location of such third person. Supplied on board, तो where goods are taken on board. ठीक है. तो डायरेक्ट वो थे क्वेश्चन. ये इसमें क्वेश्चन नहीं दिया था, मैं क्वेश्चन देखूंगा अलग से. अब अपन आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेक्शन 12. अब सर्विसेज में सर दिक्कत क्या है? गुड्स तो फिजिकल है, टेंजिबल है, दिखते हैं, मूवेबल है, एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो आप. ठीक है. तो दिखता है कहाँ मूवमेंट हो रहा है, ट्रेस हो सकता है कहाँ सिचुएटेड है. बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है. सर्विसेज को आप ट्रैक नहीं कर सकते. किस स्टेट में दी गई, किस स्टेट से दी गई, किसने किसको दी. सर्विसेज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले. ये अ, आप ऑनलाइन साइट्स होती है ऑनलाइन टीचिंग. ठीक है. ऑनलाइन टीचिंग में पर्सन जो पढ़ा रहा है वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. बच्चा जो पढ़ रहा है वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है. तो हम क्या मानेंगे किस लोकेशन पे सर्विस दी गई. सपोज मैं फिजिकली पढ़ा रहा हूँ तो अभी पता है मुझे मध्य प्रदेश में भी सर्विस दी जा रही है. बट इन केस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग आप निकाल नहीं सकते कहाँ पे दिक्कत है. तो हो सकता है कोई बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, कोई बच्चा यूपी में बैठ के पढ़ रहा है, हो सकता है जो पढ़ाने वाला है वो कहीं बाहर से पढ़ा रहा हो. ठीक है. समझ रहे हो. तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सर्विसेज के केस में स्पेसिफिकली दिक्कत होती है ये जानने में कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है. ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलता है कि किस स्टेट में ये टैक्स जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मध्य प्रदेश है तो उसका आधा टैक्स किसके पास जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार के पास जाएगा. ठीक है. और अगर रेसिपिएंट मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ तो उसको उसका क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो दो चीजें हैं. एक तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है और दूसरा रेसिपिएंट को आईटीसी मिल सकता है अगर वो सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है. ठीक है. तो अब सर्विसेज के केस में देखते हैं अपन क्या होगा. तो दो सेक्शन है. पहला सेक्शन बोलता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट है मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट वो अगर दोनों इंडिया में सिचुएटेड है तब ये क्लॉज लगेगा. देखो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड और भी लिखा है एंड ए एंड डी दोनों जो सर्विस ले रहा है और जो सर्विस दे रहा है दोनों अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो सेक्शन 12 लगेगा, नहीं तो सेक्शन 13 लग जाएगा. ठीक है. तो हमको सिर्फ ये देखना है पहले कि हमको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए. ठीक है. अब आगे आते हैं. तो सर्विस टैक्स में भी इस तरह का प्रोविजन था जिसको हम बोलते थे प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस पोर्स. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म था उसका सर्विस टैक्स में. ठीक है. प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. अभी यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कर दिया. ठीक है. पीओएस. अब वहां पे और यहाँ पे मेजर अंतर क्या आ गया? सर्विस टैक्स वॉज होल इंडिया वाइड.
वो स्टेट वाइड लिखा है, स्टेट वाइज नहीं था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बस रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। तो उसको नहीं मतलब मध्य प्रदेश में दे रहे हो सर्विस, यूपी में दे रहे हो, महाराष्ट्र में दे रहे हो, उसको तो बस ये मतलब है कि आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो तो टैक्स दे दो हमको। अब जीएसटी आने से क्या हुआ है, स्टेट वाइज बाइफर्केशन जरूरी है। मध्य प्रदेश में कितनी सर्विस थी, उत्तर प्रदेश में कितनी सर्विस थी, महाराष्ट्र में कितनी सर्विस थी, आपको ये स्टेट वाइज बाइफर्केशन देना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेट को भी रेवेन्यू जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक हॉलिडे पैकेज दिया जिसमें आपको मैं जयपुर, अहमदाबाद, सूरत ये 3 लोकेशन घुमाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपसे सम 2 लाख रुपए चार्ज कर दिया। ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये राजस्थान का उसमें कितना है और गुजरात का कितना है, क्योंकि कुछ रेवेन्यू किसको जाएगा, राजस्थान को, कुछ टैक्स किसको जाएगा, गुजरात को। ठीक है, तो यहाँ स्टेट वाइज करने में समस्या आ रही, तो इसलिए स्टेट वाइज वाला पॉइंट एक हर पॉइंट में मिलेगा हमको। ठीक है, तो पहला सबसेक्शन कोई काम का नहीं है, वो बोलता है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिफाइन द प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। ठीक है, जो हेडिंग लिखी है कि दोनों लोग अगर इंडिया में सिचुएटेड है तभी आपको ये सेक्शन मदद लेनी है, नहीं तो सेक्शन 13 के पास जाओ। ठीक है, अब एक जनरल रूल बना दिया इनने, सर्विसेज बहुत तरह की होती है, तो इसलिए एक जनरल रूल बना दिया कि जनरल रूल प्लेस ऑफ अप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, और उससे फिर एक्सेप्शंस बना दिए। ठीक है, एक जनरल रूल बनाया और कुछ सेवाओं पे स्पेसिफिकली उनको कुछ अलग रखना था प्रोविजन, तो उसके क्या बना दिए, एक्सेप्शन। तो टोटल 14 सबसेक्शन है, 14 सबसेक्शन है, जिसमें फर्स्ट सबसेक्शन तो कोई काम का नहीं है, अभी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अब सेक्शन 2, सबसेक्शन 2 जो है दैट इज जनरल प्रोविजन। जनरली ये चीज अप्लाई होगी अनलेस एंड अनटिल उसका कोई एक्सेप्शन नीचे 3 से 14 तक दिया है। सबसेक्शन 3 से 14 तक अगर कोई चीज स्पेसिफिक दी है तो वो अप्लाई करेंगे। अगर 3 से 14 तक नहीं मिलता आपको ढूंढने में, तो जनरल के पास मतलब जनरल प्रोविजन में अप्लाई। ठीक है, तो जनरल प्रोविजन क्या होना चाहिए, जनरल प्रोविजन क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई का। सपोज मैं मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एक पर्सन को दिल्ली, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति की मैं इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ, दिल्ली का व्यक्ति है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ। कंजम्पशन स्टेट कौन सा है, दिल्ली। डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा है, दिल्ली। तो टैक्स किसको मिलना चाहिए, दिल्ली को। तो जनरल रूल ये है कि जहां रेसिपिएंट सिचुएटेड है वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां रेसिपिएंट सिचुएटेड है वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या हर केस में हमको पता रहता है क्या रेसिपिएंट कहाँ सिचुएटेड है, तो मैं फॉर्म भरवाता हूँ, समझ रहे हो? पता है, हो सकता है ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे सामने वाले का एड्रेस आप पूछते नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता है वो कहाँ से आ रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, डॉक्टर है, इलाज कराने जा रहे हो। ठीक है, उसने बस आपका चेकअप किया, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, पूछे नहीं आप कहाँ रहते हो, उसको क्या करना चाहते हो। मध्य प्रदेश में रहोगे तो अलग इलाज सही लगता है, यूपी में रहोगे तो अलग इलाज, ऐसा नहीं है ना। इस्लाम पूछ लेगा वो इस्लाम लिख देगा, एड्रेस से उसको कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे हो। ऐसे ही और भी सर्विसेज हैं जहाँ पे लोकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका जो लोकेशन है रेसिपिएंट का दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट करते हैं, अगर सर्विसेज दी जा रही है, दिस इज द जनरल क्लॉज, अगर सर्विसेज दी जा रही है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड है जो जीएसटी में, उसको सर्विसेज दे रहे हो तो उसकी लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ
सप्लाई, उसकी लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज मेरी कार है, मैं कार सर्विसिंग पे ले गया, यहाँ नहीं कर पाया मैं, मैंने सर्विसिंग करवाई सपोज नागपुर, सर्विसिंग कार की सर्विसिंग कराना गुड्स है कि सर्विसेज, कार की सर्विसिंग कराना गुड्स है कि सर्विसेज है, सर्विसेज है, क्लियर है ना? क्यों सर्विसेज है? उसमें कुछ पार्ट्स भी लगे, सर्विसिंग करा रहा हूँ तो वो डीजल ऑयल भी डाल रहा है, पेट्रोल भी डाल रहा है, इस क्लॉज में कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज? ट्रीटमेंट और प्रोसेस में एग्जैक्टली नहीं बैठा, उसको भी अलग है इसलिए। क्या रेफर करना पड़ता है अच्छा ये जानने के लिए कि कौन सी सर्विसेज, डेफिनेशन और शेड्यूल टू, क्या डिफाइन होता है कौन सी सर्विसेज है? शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में क्लॉज है कंपोजिट सप्लाईज, कंपोजिट सप्लाईज का मतलब क्या है वहां पे जो शेड्यूल टू में लिखा है, तो सेक्शन एट क्या होता है? वो कंपोजिट सप्लाईज वर्क फ्रॉम कहां से, और तो जहां पे गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाईज। हाँ लेकिन वो किससे रिलेटेड है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिखा था तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कंपोजिट सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज साथ में लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर अलग अलग बिलिंग हो रही है, मतलब गुड्स की बिलिंग अलग कर रहा है, सर्विसेज की बिलिंग अलग कर रहा है, तो वहां गुड्स को गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे हम, सर्विसेज को सर्विसेज कैटेगरी, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। अगर दोनों के लिए सेम एक प्राइस चार्ज कर रहा है तब देखेंगे हम नेचुरली बंडल्ड है, आर्टिफिशियल बंडल्ड, ठीक है, उसके हिसाब से लगेगा। तो नॉर्मली सर्विसिंग जब करा जाता है कार की, तो गुड्स का अलग रेट लगाता है, तो सर्विसिंग का अलग रेट लगाता है, तो दोनों पे अलग अलग तरह से टैक्स लगाता है, ठीक है, मिक्स नहीं करता। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, मैं रजिस्टर्ड हूँ मध्य प्रदेश में, मैंने नागपुर में जाकर सर्विसिंग कराई, तो सर्विसिंग की जो कॉस्ट है, लेबर चार्जेस सर्विसिंग की कॉस्ट है, उसके लिए पेरोल सप्लाई क्या होगा? मध्य प्रदेश, जहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन। क्लियर? मैंने आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी एक पर्सन को, ठीक है, आर्किटेक्चर कोई कंसल्टेंसी दी या टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी दी, ठीक है, एक पर्सन को जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस होता है क्या हो जाएगा? दिल्ली, जहाँ पे वो पर्सन सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड है। अब अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेंगे? वैसे तो लॉजिकली दिल्ली में जाने से ये प्लेस पता है, जिस पर्सन का मैं आइडिया बन रहा हूँ, जिस पर्सन को टैक्स कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, अगर वो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, दिल्ली में रहता है बट रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो देखेंगे क्या उसका एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, अगर मेरी बुक्स में उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो उसका प्लेस सप्लाई हो जाएगा फिर जहां वो रहता है। लेकिन सपोज डॉक्टर है, एमपी का डॉक्टर है, उसके पास कोई दिल्ली वाला बंदा इलाज के लिए आया और उसने उसका एड्रेस लिखा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं ना वो कहाँ रहता है, तो इस केस में प्लेस सप्लाई क्या होना चाहिए? हम सप्लाई की लोकेशन कि कोई और चाह रहा
नहीं, दिस इज नॉट लॉजिकल, बट बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो क्या होगा, प्लेन लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैं इसको हाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन तो क्रक्स ही है पूरे जीएसटी का, मतलब बेसिस है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, लेकिन बाकी हर जगह आपको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन मिलेगा। सॉरी। हाँ हाँ।
ठीक है, बाजू में अपन एक्सेप्शन लिखते जाएंगे। यूआरटी का मतलब समझ गए? अनरजिस्टर्ड होम। ठीक है, हाँ, इसलिए तो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब एक्सेप्शंस पे आते हैं। एक्सेप्शंस मतलब वो नहीं चाहते कि रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है वो, ऐसे केसेस में तो उसके लिए हम एक्सेप्शंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एक्सेप्शन आता है। पहला एक्सेप्शन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, हाँ, एग्जांपल बिल्डिंग है ना, मेनली प्लान बिल्डिंग की बात कर रही हो। अब लैंड और बिल्डिंग रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। लैंड और बिल्डिंग रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हो सकती है? पहले बनवाने के लिए हो सकता है मैंने आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, इंजीनियर अपॉइंट किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया जिसने बनाया बिल्डिंग, फिर हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा हूँ, फिर अकोमोडेशन सर्विसेज। अकोमोडेशन सर्विसेज मतलब हो सकता है रहने के लिए किसी को दिया, रेंटिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज, किराए पे दिया। ठीक है, तो ह्यूमन प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी सर्विसेज हो सकती है। तो यहाँ किस किस सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो देखते हैं। The place of supply of services directly in relation to an immovable property, including का मतलब हो गया कि ये जो दिए हैं वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी कोई सर्विस हुई तो उसके लिए भी एक लॉस लगेगा। ठीक है, सारी सर्विसेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होगी, डायरेक्टली रिलेशन में होगी, उसके लिए ये कवर कर दिया। Including services provided by architects, interior decorators, surveyor, engineer, other related expert, estate agent, agent जो प्रॉपर्टी बिकवाते खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट। Any service provided by way of grant of rights to use immovable property or for carrying out the coordination of construction work. इन सब के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि वो लोकेशन जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। मैं रजिस्टर्ड हूँ, सपोज मैं रजिस्टर्ड हूँ हैदराबाद में, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद के रखी है मुंबई में, इंडिया में। इन पे बाय प्रॉपर्टी नहीं स्टेट है ना, तो महाराष्ट्र में मैंने मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, मैं रहने वाला हूँ हैदराबाद का, रजिस्टर्ड भी हैदराबाद में ही हूँ। मुंबई की प्रॉपर्टी के रिलेशन में मैंने कोई भी सर्विसेज दी, आपको एक से बोला मुझे बताओ कैसे इसका नक्शा होगा, कैसे मैं इसको और अच्छे से बना दूं ताकि अ, मेरा जो घर है वो अच्छा दिखने लग जाए। ठीक है, एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कराना है उसके लिए सर्विसेज दे रहा हूँ, तो कोई भी सर्विसेज ले रहा हूँ, आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई, जहां पे मेरी फुल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। आपको देखना ही नहीं है सप्लायर कहाँ रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कहाँ रजिस्टर्ड है। अगर इन्वॉल्व प्रॉपर्टी वर्ड आ गया या देखा है बिल्डिंग रिलेटेड है, तो आपको बस देखना है बिल्डिंग कहाँ सिचुएटेड है, वहीं फोकस करना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। समझ में आ गया? क्लियर?
उसी के आगे मतलब उसी क्लॉज में अभी मैं उसी एक्सेप्शन में उसी से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं। बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ होटल, होटल में जाते हैं अपन उसमें, तो लॉजिंग अकोमोडेशन वो हो गया, ठीक है, रहने की सेवाएं। होटल इन, इन भी वही चीज है, आइए लिखिए। गेस्ट हाउस, यहाँ पे भी रुकते हैं लोग। होम स्टे, आजकल के होम स्टे का कंसेप्ट चला है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला दो कि आपका घर जैसे कोई अच्छी लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो वहां पे आपका घर बुक कर लेंगे लोग 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जितना दिन रहना है आपको, दैट इज होम स्टे। घर आपका है बट आप रहने के लिए दूसरे को दे रहे हो कुछ समय के लिए। क्लब और कैंप साइट बाय whatever name called and including a houseboat। हाउसबोट क्या होती है? पानी में जो बोट है उसको क्या बना दिया, को पानी के बीचों बीच, ठीक है। तो कहीं पे भी आप रुक रहे हो, कोई भी लोकेशन हो, होटल हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो, ठीक है, कहीं पे भी रोक रहे हो, तो वहां पे भी प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होगी, वेयर द लोकेशन ऑफ द लोकेशन वेयर दिस होटल इन गेस्ट हाउस इज सिचुएटेड, वेयर द हाउस बोट इज सिचुएटेड, वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ अप्लाई। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ पे भी अकोमोडेशन की बात कर दी। In any immovable property for organizing any marriage or reception or matters related thereto, official, social, cultural, religious or business function, including services provided in relation to such function and such property। मतलब रुकने की सारी सेवाएं, रुकने का पर्पस कोई भी हो सकता है। आप मैरिज कर रहे हो, रिसेप्शन दे रहे हो, बहुत सारे मेहमानों को रुकवा रहे हो एक होटल में, आपने बिजनेस मीटिंग की, ध्यान देना, बिजनेस मीटिंग, आपका बिजनेस है, मार्केटिंग करने के लिए आपने अपने कस्टमर्स को गोवा ले गए, ये एजेंट्स को आप गोवा ले गए घुमाने, तो गोवा में रुकवा रहे हो, तो गोवा में अगर रुकवा रहे हो तो उसका प्लेस सप्लाई क्या होगा, गोवा, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। रीजन कुछ भी हो सकता है, एजुकेशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, रिलीजियस, आपका सोशल, कल्चर, रिलीजियस, बिजनेस, कुछ भी, ऑफिशियल, कोई भी रीजन हो, उससे हमको मतलब नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई तो हमको बस एक ही दिमाग में रखना चीज, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। क्लियर है? आई नो। एनी सर्विसेज एंसिलरी टू द सर्विसेज रिफर्ड टू इन, एंसिलरी का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटल, कोई भी इनसे इंसिडेंटल सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो वो भी इसी पॉइंट में कवर हो जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये समझो। पहले, अगर एक से ज्यादा स्टेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो क्या होगा, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है, रुकूंगा तो मैं एक ही होटल में, एक से ज्यादा होटल कैसे रुक सकता हूँ। सपोज आप इंजीनियर हो, आपसे मैं एक बिल्डिंग का नक्शा बनवा रहा हूँ, एक बिल्डिंग की डिजाइन बनवा रहा हूँ, मॉडल बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, और जो मैं अपनी साइट, जो प्रोजेक्ट साइट है, वो मेरी 4 स्टेट्स में आने वाली है, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली और गुजरात। ये 4 स्टेट्स में मैं ये फ्लैट बनाऊंगा, उसके लिए एक मॉडल फ्लैट आपसे डिजाइन करा, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज आपसे ले रहा हूँ, इसमें रिलेशन टू रूरल प्रॉपर्टी, तो भी सिचुएटेड है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कोलकाता, केरला, ठीक है। ये 4 स्टेट में सिचुएटेड होने वाली है, तो मैं कहाँ दी गई सर्विस मांगूंगा, किस स्टेट में दी गई सर्विस मांगूंगा, ये एक दिक्कत हो गई। जहां मल्टीपल स्टेट्स हो गए वहां क्या करूंगा मैं, पहली चीज। दूसरी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड हुई, बाहर मतलब इंडिया के बाहर, लंदन में मैंने कोई मकान खरीदा है, वहां से रिलेटेड कोई सर्विसेज ली, सप्लायर भी इंडिया में मौजूद है, रेसिपिएंट भी इंडिया में मौजूद है, इंजीनियर भी इंडिया का है,
घर जिसका है वो भी इंडिया में सिचुएटेड है, तब क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तब क्या लंदन मान के लंदन में जाएंगे टैक्स देने। तो पढ़ते हैं क्या होगा। देखो पहले नॉर्मल, shall be the location at which the immovable property of boat or vessel as the case may be is located or intended to be located। बोट और वेसल अगर इसलिए लिखा है क्योंकि बोट और वेसल इक्वल प्रॉपर्टी नहीं होती वैसे तो, बट यहाँ पे पर्पस क्या है, हाउस बोट में यूज कर रहे हैं, मतलब एज इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका यूज हो रहा है, इसलिए वो इस पॉइंट में कवर्ड है। ठीक है, और अलग से इसलिए लिखी है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। ध्यान देना, इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड लिखा है। इंटेंडेड टू बी लोकेटेड क्या हुआ, मतलब जब मैं जो एग्जांपल दिया इंजीनियर की सर्विसेज ले रहा हूं, जो साइट मेरे आने वाली है उसके लिए, तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड हो गया। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट ऑफ वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर लंदन में सिचुएटेड है मेरा मकान, तो लंदन में तो टैक्स लगेगा नहीं, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा जीएसटी का। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया जब दोनों लोग सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में ही मौजूद हैं, तो हम इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना है हमको, हम कैसे छोड़ दें टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर खुदा ना खास्ता इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी बाहर सिचुएटेड हो गई, तो आप जनरल प्रोविजंस में तो कवर हो नहीं पाओगे जो ऊपर हमने प्रोविजन बनाया। तो इसलिए आपके लिए अलग प्रोविजन बना दे रहे हैं कि जो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी वहां सर्विस दी गई मानी जाएगी, मतलब जो जनरल रूल था वो अप्लाई होगा। समझ रहे हो, जनरल रूल का एक एक्सेप्शन बनाया। सरकार को लगा कि ये एक प्राणी है जो इस एक्सेप्शन का फायदा उठा के भाग जाएगा, टैक्स नहीं देगा, तो उसके लिए एक और एक्सेप्शन बनाया, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर immovable property is situated outside India, but both supplier and recipient are situated in India, दोनों बागर बिल्ले अगर इंडिया में मौजूद हैं और लेकिन प्रॉपर्टी बस बाहर है, तो हम इस पे टैक्स लगाएंगे। और लोकेशन क्या लेंगे, प्लेस सप्लाई क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है। नेक्स्ट, where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory, the supply of service shall be treated as made in each of the respective state or union territory in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of contract or agreement entered into in this regard, or in the absence of such contract or agreement on such other basis as may be prescribed। तो ये हमको स्टेट्स में लड़ाई नहीं करानी है, हर स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि सपोज 10 फ्लैट आप बनाने वाले हो महाराष्ट्र में, 50 फ्लैट बनाने वाले हो केरला में, 5 फ्लैट बनाने वाले हो गुजरात में और 2 फ्लैट बनाने वाले हो दिल्ली में, तो उस रेशियो में डिवाइड कर लो। वैल्यू वाइज पता है आपको तो उस रेशियो में डिवाइड कर लो, या हम जो रूल्स में डिस्क्राइब कर देंगे उस रेशियो में फिर आप डिसाइड कर लो। मतलब कोई एक बेसिस देके आप सारे स्टेट्स में बांट दो, ताकि किसी भी स्टेट वाला लड़ने ना आ जाए कि भैया हमारे स्टेट को नुकसान हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ता, आधा तो सबसे उसको मिल ही जाएगा। तो गुजरात को ज्यादा दो या महाराष्ट्र को ज्यादा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस स्टेट को फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि आपको स्टेट वाइज सही बांटना है। क्लियर है, कोई डाउट है। तो पहले वाले पॉइंट में लिखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। Place where immovable property is situated. If immovable property is outside India, then place of recipient.
if immovable property is situated in more than one state, then divide proportionately. हाँ, ये इसका बस लिखा है एक्स्ट्रा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज लिख रहा है। आईपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ शॉर्ट फॉर्म आईपी लिखते रहो। दिस इज एक्सेप्शन नंबर वन। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज में अकोमोडेशन आ गया, हाउस बोट भी इसी में आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस हो गया, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, रियल एस्टेट एजेंट। क्या सौ। ठीक है। यस। ठीक है, बाकी फिर अपन कल करते हैं। जितना अभी पढ़ा है उतना बस रीड करके आ जाना। टोटल 12 एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे अपन। ये सबसे बड़ा वाला था, बाकी सब छोटे छोटे हैं।